मैं डॉक्टर रेखा बतौरिया, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज बच्चों आपके साथ हम बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर में जैसा कि आप जानते हैं जिसका नाम है सामाजिक विचारक, और सामाजिक विचारक में दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, राधाकमल मुखर्जी और जीएस घुरिये, ये 5 विचारक हमारे कोर्स में हैं। जो विचार प्रस्तुत किए हैं हमें अपने कोर्स के अंतर्गत, अपने सिलेबस के अंतर्गत इन्हीं सारे विचारों को, इन विचारकों के विचारों से अवगत होना है। तो आज हम मैक्स वेबर के बारे में अपने विचार, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विचारों को हम आज देखेंगे। सामाजिक विचारक के रूप में मैक्स वेबर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यद्यपि आप कानून के विद्यार्थी थे, परंतु आपने कानून के अतिरिक्त राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म एवं इतिहास आदि विषयों पर अधिकार पूर्वक काफी कुछ लिखा। इन विषयों पर आपकी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में आपके विचार और दृष्टिकोण ने समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान की है। आपने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है तथा मैक्स वेबर ने अल्प आयु में ही समाजशास्त्र को जो कुछ भी दिया वह मौलिक है और चिरस्मरणीय है। समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान सदैव आपके ऋणी रहेंगे। इनके विचार हैं नौकरशाही तंत्र। नौकरशाही तंत्र के संबंध में विद्वानों ने समय समय पर बहुत कुछ लिखा है। प्राचीन मिस्र, रोमन, चर्च, चीन, एशिया और यूरोप के कई देशों एवं मौर्य समाज को भी राजाओं की शासन पद्धति किसी न किसी नौकरशाही यद्यपि द्वारा संचालित होती थी। प्राचीन नौकरशाही वंशानुक्रम पर आधारित थी। इस प्रकार की नौकरशाही मनमाने ढंग से चलाई जाती थी। नौकरशाही प्रारंभ से ही सरकार से जुड़ी रही है। जब हम कहते हैं कि सरकार में नौकरशाही हावी है, तो इसका तात्पर्य है सरकार में लाल फीताशाही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े बड़े उद्योगों का संचालन भी नौकरशाही संगठन एवं नियमों के आधार पर होने लगा। इस प्रकार की नौकरशाही अनिवार्य रूप से गैर सरकारी है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया। मैक्स वेबर का नौकरशाही तंत्र। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य है मेज या डेस्क से। फाइनल, इसी कारण से नौकरशाही को मेज प्रशासन कहते हैं। ब्यूरो का अर्थ पद या पदस्थापन भी होता है। नौकरशाही का अर्थ कर्मचारियों का शासन अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का ही हिंदी अनुवाद है। कर्मचारी तंत्र नौकरशाही, सेवक एवं अधिकारी तंत्र के साथ किया गया है। नौकरशाही की परिभाषा, इसे और अधिकतर समझने के लिए हम समाजशास्त्रियों द्वारा इनकी परिभाषाओं को देखेंगे।
नौकरशाही अधिकारियों द्वारा शासन है। मतलब कोई अधिकारी किसी भी विभाग का सर्वे सर्वा होता है और उसके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं उनसे वो उस विभाग के सारे कार्यों को संगठित रूप में रहकर कार्य करवाता है। दूसरी है वर्नार्ड शा के अनुसार सत्ता के उपासक उच्च अधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है। सामंतशाही का मतलब है जब हमारे यहाँ सरकारी तंत्र नहीं था, उस समय चाहे राजा और प्रजा हो, चाहे सामंतवादी और किसान हो या जमींदारी प्रथा हो, अधिकार सिर्फ उच्च सत्ता के हाथ में ही हुआ करते थे। लेकिन जब से सरकारी तंत्र आया तो एक संस्करण के आधार पर उनके पास संपत्ति, कार्य करने की सुविधाएं और कार्य करने का ज्ञान सभी कुछ उनके पास होता था। उसके आधार पर वो पूरे कार्य को संपादन करवाते थे। लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती थी। इसके लिखित नियम होते थे। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संस्तरणात्मक विभाजन पाया जाता था, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है और उन नियमों के आधार पर ही सरकारी तंत्र अपना कार्य करता है। नौकरशाही की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन हम जब करेंगे तो देखेंगे कि किसी भी सरकारी तंत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, उनके सबके अपनी एक नियम होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रशासकीय नियम। नौकरशाही की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला है प्रशासकीय नियम। एक प्रशासनिक ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होते हैं। ये नियम स्थायी होते हैं तथा निरंतर इसका पालन करने की एक व्यवस्था होती है। नियम किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि किसी पद से जुड़े होते हैं और जो व्यक्ति भी उस पद पर आसीन होता है उसको उन सारे नियमों के अंतर्गत रहकर वहां के कार्य करने होते हैं और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाने होते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य नियमों द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। मतलब वो जो भी कार्य करता है वो एक लिखित दस्तावेज में उसके कार्य निर्धारित होते हैं और वो अपने कार्यों को उस नियम में रहकर सुचारू रूप से कार्य करता है। दूसरा है साधन। हर सरकारी तंत्र में अलग अलग कार्यों का विभाजन है और जो उसका अधिकारी होता है वो अपने कार्यों को संपादन करता है। उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे कुछ साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अपने कार्यों को संपादन हेतु उन साधनों को सिर्फ वह उपयोग में लाता है, पर वह स्वयं उसका मालिक कभी नहीं होता है। यद्यपि सरकारी तंत्र व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें साधन उपलब्ध कराए जाते हैं जिसका प्रयोग एक नियम में बंधकर ही कर सकता है। सरकारी कामकाज और व्यक्तिगत मामले, सरकारी राजस्व और व्यक्तिगत आय एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है। जो साधन उसे उपलब्ध कराए जाते हैं वो साधन
वो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता, बल्कि उस सरकारी तंत्र के कार्यों को पूर्ण करने में ही उसका प्रयोग कर सकता है। तीसरा है अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं। विभिन्न पदों पर जब व्यक्ति आसीन होता है तो व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकता है। इसे बेच नहीं सकता है, किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यद्यपि विभिन्न अधिकारियों को कुछ सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाती हैं ताकि वे अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर सके, परंतु जो सुविधाएं उसे दी जाती हैं वे एक अधिकार के रूप में नहीं होती। सिर्फ कार्य करने के लिए वो थोड़े से साधन उसे प्रदान किए जाते हैं जिससे वो अपने उन साधनों से प्रयोग करके उस कार्य को संपादन कर सके। ये साधन हर विभाग के अपने अलग अलग होते हैं। चौथा है स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र। नौकरशाही के नियमों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य और अधिकार एवं सत्ता को स्पष्ट विभाजित किया गया है। इसके प्रत्येक अधिकारी के कार्य पूर्व में ही निर्धारित होते हैं। इनमें श्रम विभाजन होता है। इसमें कार्य कुशलता एवं दक्षता के आधार पर संपन्न किया जाता है। वो पद उसे अपनी योग्यता के अनुसार प्रदान किया जाता है और उस योग्यता के रहते ही वो सरकारी तंत्र में अपने कार्यों को पूरा करता है और अपने कर्मचारियों की सहायता से एक संगठित रूप में रहकर उन कार्यों को वो करता है। इस कार्य पर पहुंचने के लिए, उस पद को प्राप्त करने के लिए एक भर्ती पद्धति भी होती है। नौकरशाही में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के उपरांत उसे वो प्राप्त होती है। पहले उसे लिखित परीक्षा पास करनी होती है, फिर साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है। ना किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी ढंग से उस पद को वो किसी को भी नहीं दे सकता। एक होता है इसमें संस्तरण। संस्तरण का मतलब होता है सबसे ऊपर, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऊपर से नीचे की ओर। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता और निम्नता का एक निश्चित क्रम पाया जाता है। उच्च अधिकारी अपने नीचे के कर्मचारियों के कार्यों की देख रेख करता है, उन्हें आदेश देता है और निम्न कर्मचारियों को अपने ही उच्च अधिकारियों को शिकायत एवं अपील करने की छूट होती है। नौकरशाही के सभी पद परस्पर जुड़े हुए होते हैं और संगठित होते हैं। वो पद अपने स्थान के हिसाब से सब पद महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक के ना होने पर उस पूरे विभाग का संचालन और संगठन में, कार्यक्षेत्र में अव्यवस्था पैदा हो जाती है। चाहे पद छोटा हो या बड़ा, सब महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सब अधिकारियों की योग्यता और कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर उन्हें कार्यों का विभाजन होता है। नेक्स्ट है संस्तरण। नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज। मतलब जो भी कार्य होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं और उनके पास दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रहते हैं। नौकरशाही में दफ्तरों का कार्य लिखित दस्तावेजों द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है
और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलें अलग अलग होती हैं और सारे कर्मचारी अपने कार्यों को संपादन करते हैं और उसको रखने की जिम्मेदारी भी उससे संबंधित कर्मचारी की होती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण चूंकि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, विशेष योग्यता धारण करने पर ही उस व्यक्ति को उस पद पर आसीन किया जाता है। अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। सारे विभाग के प्रशिक्षण अलग अलग होते हैं, उन कार्यों से संबंधित होते हैं। जैसे पुलिस को प्रशिक्षण अलग होता है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण अलग होता है, क्योंकि उनका कार्य क्षेत्र भी अलग अलग है। इस तरह से हम देखते हैं कि आज जिस चीज का हम अपने समाज में एक किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली हो, चाहे कितना ही योग्य हो, पर पूरे समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाता या नहीं चला सकता। इसलिए ऊपर से नीचे तक के जितने भी कार्य होते हैं उन्हें हम अलग अलग विभागों के रूप में बांट देते हैं। वो विभाग एक सरकार के नियंत्रण में अधिकारियों द्वारा एक विभाग का संचालन सुचारू रूप से कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है और ऐसे धीरे धीरे अलग अलग विभागों का कार्य करते हुए हमारा पूरा एक शहर, एक जिला या एक गांव इस कार्य को जब पूर्ण रूप से संचालित करता है तो धीरे धीरे बड़े बड़े और आगे होते होते सारे विभाग, चाहे वो यहाँ का शिक्षा विभाग हो, चाहे कोटा का विभाग हो, चाहे कहीं और का विभाग हो, वो पूरे अपने संचालित धीरे धीरे एक एक विभाग के द्वारा करते हैं, जिससे हमारे पूरे समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से, पूरे एक तंत्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। धन्यवाद।